इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, एक बार फिर चेतावनी देना चाहता हूं कोरोना के आने वाले खतरे के बारे में। यह बात सही है कि अब कोरोना के केसेस लगातार कम होने लगे हैं। केरल और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो लगभग पूरे देश में कोरोना का कहर थमता दिखाई देने लगा है। पर चिंता की बात है कि केसेस जिस रफ्तार से कम हो रहे हैं, लोगों की लापरवाही उतनी ही रफ्तार से बढ़ती जा रही है। आज मसूरी से, नैनीताल से, शिमला से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली हैं। सारे हिल स्टेशन पर भारी भीड़ है। न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है, न मास्क लगाने की परवाह है। और आज मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि ये लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, कैसे फिर से पूरे देश को मुश्किल में डाल सकती है। और ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण सिर्फ अपने मुल्क के नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लंदन में लोगों ने फुटबॉल मैच देखने के लिए भीड़ लगाई, जश्न मनाया, वहां केसेस कैसे बढ़ने लगे। स्पेन में म्यूजिक इवेंट्स में लोग इकट्ठा हुए, केसेस बढ़ने लगे। अमेरिका में ऐसे कई शहर हैं जहां लोगों ने लापरवाही की, स्पोर्ट्स और म्यूजिक इवेंट्स में इकट्ठा हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाए। नतीजा यह हुआ कि कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ने लगा। इसी तरह मेरे पास इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के भी उदाहरण हैं। हमें इन सबसे सीखने की जरूरत है। अपनी आने वाली तीसरी लहर को कमजोर करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में यही कहा, कोरोना कहीं गया नहीं है, यही है, इससे ढिलाई खतरनाक हो सकती है। उन्होंने सारे मंत्रियों को आगाह किया कि लोगों को जागरूक करें। अगर फिगर्स देखें तो पता चलता है कि हमारे देश में 55 दिन तक केसेस लगातार कम होते रहे और अब वायरस के केसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने लगी है। हालांकि ये वृद्धि, ये बढ़ोतरी, ये इंक्रीज बहुत मामूली है, लेकिन चेतावनी तो देती है। चंडीगढ़ से आई एक तस्वीर मैंने देखी, अखबार में छपी हुई। सुखना लेक पर इतनी भीड़ दिखाई दी जैसे कोई मेला लगा हो। देखने वालों ने बताया कि बिना मास्क लगाए लोग आराम से सेल्फी खिंचवाते हैं। 2 गज की दूरी का तो नामो निशान नहीं था। मसूरी के केम्प्टी फॉल का वीडियो आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया। हिल स्टेशन पर मौज मस्ती के साथ साथ मनमानी, लापरवाही दिखाई दी। अगर इसी तरह की लापरवाही चलती रही तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। मसूरी के केम्प्टी फॉल पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोचिए, अगर इस भीड़ में कोरोना का एक भी मरीज हुआ, एक भी एसिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट हुआ, तो वायरस कितने लोगों तक पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यहां लोग देश भर से पहुंच रहे हैं। एक केम्प्टी फॉल से देश के तमाम शहरों तक कोरोना वायरस फिर से स्प्रेड हो सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चिंता जताई, उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली। मसूरी के केम्प्टी फॉल में अब एक बार में 50 लोगों से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। टूरिस्ट को यहां सिर्फ आधा घंटे ही रुकने की इजाजत दी गई है। मसूरी के साथ साथ नैनीताल से भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी, ऐसी तस्वीरें आई हैं। एक एक दिन में हजारों टूरिस्ट व्हीकल्स पर लोग शहर में एंट्री कर रहे हैं। शाम को नैनीताल के मॉल रोड का नजारा देखकर लगता ही नहीं कि कुछ दिन पहले इस शहर को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में लिया था। हालांकि अब भी दूसरे राज्यों से उत्तराखंड जाने वालों के लिए 72 घंटे के पहले RT-PCR के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन इस सब के बावजूद मसूरी, नैनीताल, सहस्त्रधारा जैसी जगहों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यही हाल हरिद्वार का भी है। हर की पैड़ी पर एक एक दिन में हजारों लोग विजिट कर रहे हैं। आस्था के नाम पर गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन यहां भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं।
आज जब हरिद्वार आए लोगों से पूछा गया, कोरोना का खतरा टला नहीं, संक्रमण फिर आ सकता है। ज्यादातर लोगों का कहना था 2 साल से घरों में कैद थे, अब बाहर आने का मौका मिला है, इसलिए मस्ती तो करनी ही होगी। हाँ, भीड़ तो बहुत है, पर लेकिन मजा तो आ रहा है फैमिली के साथ। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि एक्चुअली 2 साल बाद घर से बाहर निकला है, तो तीसरी लहर आने वाली है, उससे पहले ही हम घूमने आ गए हैं ताकि तीसरी लहर से पहले हम इंजॉयमेंट कर सके। कोई नहीं कर रहा यहाँ पर, उत्तराखंड में कोई नहीं कर रहा। इतना अच्छा वो हो रहा है, दिख ही रहा है। डिस्टेंस कहाँ है, मास्क कहाँ है, किसका है? चलो पानी में है तो चलो कोई बात नहीं, मास्क ऑब्वियसली बिना मास्क के रहेंगे, लेकिन मास्क कौन लगा रखा है, किसने लगा रखा है? यहाँ पे सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आए हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि हम जेल में बंद है, हमें छूट मिल गई है अभी सरकार की तरफ से कि कहीं भी आ जा सकते हैं, तो बस यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं लोग। कितनी भीड़ है यहाँ पे? बहुत ज्यादा, पार्किंग तक में जगह नहीं है, कितनी ज्यादा भीड़ है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा रखी है। कांवड़ यात्रा को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। वजह एक ही है, कोरोना का खतरा, कोरोना का डर, और इसके बाद भी हिल स्टेशन पर भीड़ जुट रही है। इसीलिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, यह भी मैं आपको सुनवा देता हूं। हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाने वाले हैं। हम कोरोना को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत सतर्क हैं, और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते हैं, और पूरी सख्ती से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। सरकार की कोशिश तो है, लोगों को समझाने की भी कोशिश है, लेकिन लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आए इससे पहले मजा करना जरूरी है। लेकिन वो ये नहीं समझते इसी तरह की मनमानी की वजह से तीसरी लहर आएगी, और अगर लोग न सुधरे तो तीसरी लहर जल्दी आएगी। क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें कई राज्यों से आई हैं। हिमाचल में तो ऐसा लग रहा है जैसे टूरिस्ट की बाढ़ आ गई है। मैंने आपको कुछ दिन पहले मनाली की तस्वीरें दिखाई थी, आपको बताया था कि सिर्फ 1 महीने के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोग हिमाचल पहुंच गए, और यह सिलसिला अब भी जारी है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे राज्यों से लोग शिमला, मनाली, चंबा, खजियार, डलहौजी, रोहतांग ऐसी तमाम जगहों पर जा रहे हैं। एक एक दिन में हिमाचल में 18,000 से ज्यादा व्हीकल्स एंट्री कर रहे हैं। वीकेंड पर सारे होटल्स, लॉजेस, कॉटेजेस फुल हैं। आज हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा शिमला में थे। उन्होंने माल रोड की जो तस्वीरें भेजी हैं वो वाकई में शॉकिंग है। लोग कोरोना के खतरे से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि तीसरी लहर आने का खतरा है। वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास मास्क होता है, लेकिन मुंह पर लगाने के बजाय जेब में रखते हैं या गले में लटका कर घूमना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि घर में रहकर बोर हो गए थे, इसलिए अब घूमने निकल पड़े। कब तक कोरोना से डरते रहेंगे? कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है, मास्क नहीं पहने हुए यहाँ पे लोग। नहीं, फोटो के लिए। हाँ, बिल्कुल, फोटोज खींचने के लिए। हाँ, वैसे तो पता ही है। क्योंकि अगर ऐसी सावधानी रहेगी तो लगता नहीं कि बिल्कुल ये हमारे पास ही है मास्क तो, बट ये अभी फोटो खींच मेमोरी रह जाती है ना, बस आए हैं मेमोरी रह जाती है, बस फोटो खींच ली फिर पहले। चंडीगढ़ से? हाँ जी, चंडीगढ़ से। तो मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? अभी पहने हुआ है सर, तो कह रहे हैं अभी निकाला है। नहीं, जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ जी, ये तो अपने बहुत जरूरी है जी सर। बिल्कुल मास्क पहना हुआ हमने, वेयर कर रखा है, और अपनी तरफ से प्रिकॉशन भी यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चल रहे हैं। ठीक है, हम भी घर रह के इतने ज्यादा बोर हो चुके हैं कि हमें भी आउटिंग चाहिए। अब आउटिंग चाहिए, लेकिन ये आउटिंग खतरनाक हो सकती है। खतरनाक तो और भी बिल्कुल हो सकती है सर, आपका कहना जायज है। काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। बिल्कुल आ रहे हैं सर। आप मास्क नहीं पहना हुआ यहाँ पे, लगता नहीं कि डर है? नो, आई हैव माय मास्क। क्योंकि देखिए अभी सरकार लगातार कह रही है कि ये फॉर क्लिकिंग ऑफ पिक्स आई हैव जस्ट टर्न्ड ऑफ। हम लोग हिमाचल से ही हैं, हम लोग चांगो की नॉर्थ से हैं। मास्क नहीं पहना? नहीं, मास्क पहना था, अभी जस्ट फोटो खींचे थे तभी ओपन किया था। आपको याद होगा इसी तरह की बातें हमने लोगों से फरवरी के महीने में सुनी थी, जब कोरोना के केसेस कम हो गए थे,
और कुछ ही महीने बाद दूसरी लहर आई और इस कदर आई कि हॉस्पिटल में बेड्स कम पड़ गए, ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा, हजारों लोग मरे। लेकिन इस बार नजारा दूसरा है, खतरा दूसरा है और ज्यादा है। इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है, इसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने बताया कि वैसे तो आमतौर पर लोग 1 या 2 दिन के लिए घूमने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन रुकते हैं, लेकिन इस बार लोग एक ही जगह पर, एक ही स्टेशन पर पिछले 10-15 दिन से मौजूद हैं और वापस अपने शहर जाना नहीं चाहते। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेकर 2 महीने तक के लिए होटल के रूम बुक कर लिए हैं। कुछ लोगों ने शहर से दूर देहात के इलाकों में, गांव में घर किराए पर ले लिए हैं और वहां परिवार के साथ रहने लगे हैं और वहीं से दफ्तर का काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर कंपनियों में इस वक्त वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम हिमाचल कर रहे हैं। इसे रिवेंज टूरिज्म कहते हैं। आज ये बात हिमाचल के डीजीपी ने भी कही। जब से अनलॉक हुआ पिछले महीने से औसतन 18,500 गाड़ियां एंटर कर रही है हिमाचल प्रदेश में और मेन टूरिस्ट स्टेशन है जैसे शिमला, कसौली, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, इसमें काफ़ी तादाद में पर्यटक आए हैं। साथ ही साथ जो वर्क फ्रॉम होम है वो अब चेंज हो गया वर्क फ्रॉम हिमाचल। लोग डीप इंटीरियर्स में होम स्टेज में जा रहे हैं और कई महीने उन्होंने किराए पे होम स्टेज लिए हैं, वहाँ से वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये बात सही है कि 1.5 साल से लोग लॉकअप थे, तो अनलॉक के लिए एक तरह से वेंजेंस टूरिज्म हिमाचल में हो रहा है। लोग इतने नंबर्स में आ रहे हैं जितने पहले कभी देखे नहीं। देखिए, रोहतांग टनल में जो अटल टनल है, इसमें हमने रिकॉर्ड 7,500 गाड़ियाँ एक दिन क्रॉस की है, जो पहले कभी नहीं था। तो टूरिस्ट आर वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, बट वी रिक्वेस्ट देम टू फॉलो कोविड गाइडलाइंस। उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है और स्टेट की सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। लोग हिमाचल इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि हिमाचल में कोरोना के केसेस बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं। एक दिन में 180 केस सामने आए, लेकिन लोग ये नहीं समझते अगर इस तरह से भीड़ जुटेगी तो फिर खतरा बढ़ेगा और ये डराने वाली बात है। सरकार भी इस बात को समझती है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि हिमाचल के कई लोग टूरिज्म पर डिपेंडेंट हैं। पिछले 1 साल में लोगों ने रोजगार खोया, उनका बहुत नुकसान हुआ, इससे छूट दी गई है। लेकिन पुलिस से कहा कि वो अलर्ट रहे, लोगों को मास्क लगाने के लिए कहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। कोविड में रिलैक्सेशन सभी स्टेट ने दी है और हमने भी दी, और हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई है पिछले 2 सालों में। 2 सीजन हमारे जो मेजर टूरिस्ट सीजन जो है वो हमारे बर्बाद हुए कोविड के कारण। तो इसके बाद जब जहां तक क्राउड की बात कह रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए और उसके बाद उसको रेगुलेट करने के लिए आज हमने एक तो डिप्टी कमिश्नर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, उसको रेगुलेट किया जाए प्रॉपरली। और दूसरा इस बात को भी इंश्योर किया कि साथ साथ में चाहे वो एनजीओ, चाहे एनजीओ के अतिरिक्त दूसरे हमारे पुलिस के हमारे कर्मचारी, कोई अगर मास्क लगाए बिना लगाए वहां पर घूम रहे हैं तो उनको मास्क तुरंत उसी वक्त दी जाए और देने के साथ साथ में उनको इंस्ट्रक्शन भी दी जाए। लेकिन एक और बात मैं आपको साफ कर दूं, ऐसा नहीं है कि भीड़ और लापरवाही सिर्फ हिल स्टेशन पर है, सिर्फ वो लोग करें जो छुट्टी मनाने गए हैं। हालत हर जगह खराब हो रही है। कहीं मेट्रो के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं तो कहीं मार्केट में लोग इकट्ठा होने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु बड़े बड़े शहर हैं, पढ़े लिखे लोग यहां रहते हैं। यहां से भी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हर रोज आज देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र में रोज 8,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि मुंबई में हालात कंट्रोल में है, कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन जिस तरह से लोगों की लापरवाही बढ़ने लगी है, खतरा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 2 दिन में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। 2 दिन से मुंबई में कोरोना के 500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। बाजार में लोग बिना मास्क के घूमते हैं और पूछने पर कहते हैं कि कोरोना है कहां।
मास्क नहीं लगा तो भाई इतनी भूखमरी चालू है, एकदम परेशानी चालू है। एकदम बहुत परेशान हूँ, धंधा लगाने नहीं दे रहे, कुछ भी लगाने थोड़ी ना मतलब कुछ होगा उल्टा। अरे मास्क से कुछ नहीं भाई, बताओ दुबई मेरे ऑनलाइन दुबई में बात, वो भी दवा खाने में मास्क नहीं लगाया उसने, एडमिट है वो। क्या बोल रहे, कोरोना से डर नहीं लग रहा? मेरे को डर नहीं लग रहा, अल्लाह से डरता हूँ, इसके अलावा किसी से नहीं डरता। कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारा, बीमारी है ही नहीं कुछ, दवा खाने में इधर लगा मुँह पे, दुबई में बीमारी है ही नहीं, कोई कोरोना बीमारी। ये तो पुलिस के डर के मारे हमने लगाया ना मास्क। अच्छा, लेकिन आपको लगता नहीं कि मास्क लगाना जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं लगता आपको? बस ऐसी बीमारी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब फेक है। तो क्या करेंगे, सांस लेना भी तो चाहिए। यहाँ लगाएंगे, ऊपर वाले ने बोला पूरी सांस लो, ताजी सांस लो, अच्छी सांस लो, ताजी सांस लो बोल रहे हो। लगाना यहाँ जरूरी है कि नहीं लगाना? लगाओ, लगाने का जिसको। दिल्ली की तस्वीरें भी मुंबई से अलग नहीं है। दिल्ली में पिछले 55 दिन से कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 81 नए मामले सामने आए और कोरोना के कारण 3 लोगों की मौत हुई। लेकिन दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। आज ग्रेडिंग सिस्टम की समीक्षा करके उसके नॉर्म्स तय कर दिए गए। आज यह तय हो गया कि अगर कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो पाबंदियां किस रफ्तार से लगाई जाएंगी। सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं, लेकिन लोग बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रहे। दिल्ली के करोल बाग में तो इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और बाजार को अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। यही हाल चांदनी चौक, गांधीनगर और दूसरे बाजारों का है। इससे पहले भीड़ के कारण लक्ष्मी नगर और लाजपत नगर के मार्केट को भी बंद करवा दिया गया था। सरकार चाहती है कि लोग खुद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अब सख्ती हो रही है। आज टूरिज्म मिनिस्टर अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भीड़ को लेकर जो चिंता जताई है, उसके बाद सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है, जहां जरूरत है वहां पाबंदियां लगाने को कहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस आज्ञा को माने। उन्होंने प्रार्थना की है और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जीवन बहुत कीमती है। कई लोग हमको छोड़ के चले गए हैं, कोरोना अभी तक गया नहीं है, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं जहां नहीं होना था वहां पर भी हो जा रहा है। इसलिए सबसे अपील करना चाहते हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने को बचाएं, समाज को बचाएं, परिवार को बचाएं, अपने गांव और प्रदेश और देश को बचाएं। जिस तरह से कई चित्र ऐसे दिख रहे हैं कि काफ़ी लोग बिना मास्क के साथ साथ चलना और झुंड में चलना और कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो चिंता बढ़ाती है हम सबकी। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती ही कर सकते हैं और सरकारें अपनी तरफ से एहतियात बरत ही रही हैं। अलग अलग हिल स्टेशन से, शहरों से, बाजारों से भीड़ के जो एग्जाम्पल हैं वो ये दिखाते हैं कि हम लोग दूसरी लहर के कहर को कितना जल्दी भूल गए। आजकल लोगों को सिर्फ चिंता है गर्मी की, फिक्र है परिवार वालों को बाहर घुमाने की। मैं ये नहीं कहता कि छुट्टी पर घर नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि छुट्टी पर परिवार को लेकर कि हिल स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए। कब तक घर में बंद रहेंगे? कोरोना के केसेस कम हुए हैं, इसलिए उत्साह भी है, जोश भी है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना है। मैं आपको बता दूं कि देश में कुल 736 जिले हैं। इनमें से 90 जिले ऐसे हैं जहां देश के 80% कोरोना के केसेस हैं। इन जिलों में कोरोना है वो ज्यादातर जिले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हैं, महाराष्ट्र और केरल से हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर के 53% कोरोना के मरीज सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में हैं। देश के सिर्फ 66 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह कि पूरे देश में मिलकर मेहनत की, लोगों ने संयम बरता, धैर्य रखा और कोरोना को कॉर्नर कर दिया। लेकिन अगर अब लापरवाही की तो फिर से मुसीबत आ जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगर बाहर निकलते समय पब्लिक प्लेसेस पर मास्क लगाएंगे तो मुसीबत से बच पाएंगे। अगर भीड़ नहीं लगाएंगे तो कोरोना के इन्फेक्शन से बच पाएंगे। इस काम में राज्य सरकारों को सख्ती बरतनी पड़ेगी, लोगों को भी लापरवाही से बचना पड़ेगा।
मैं आपको कुछ दूसरे मुल्कों के उदाहरण दिखाता हूं ताकि हम समझ सकें, सीख सकें कि खतरा कैसा होता है, लापरवाही से कोरोना का वायरस कैसे बेकाबू हो जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये वो मुल्क है जहां पिछले साल अक्टूबर से ही लॉकडाउन जैसे हालात हैं। लॉकडाउन की वजह से वायरस काबू में आया और एक वक्त ऐसा आया जब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंग्लैंड में रोजाना 5000 से भी कम कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। सबको लगा अब हालात ठीक है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया। अब तो बोरिस जॉनसन ने ऐलान कर दिया है कि 19 जुलाई से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी हटाना चाहते हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि ब्रिटेन में एक दिन में 30,000 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट होने लगे हैं। बुधवार को तो 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। और ऐसे हालात को देखते हुए ब्रिटेन के एक मिनिस्टर ने कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में ब्रिटेन में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। जरा सोचिए, कुछ हजार लोगों की गलती और सजा पूरा देश भुगते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब से यूरो कप फुटबॉल के मैच देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होने लगी, जश्न मनाए जाने लगे, तो यूके में केस बढ़ने लगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लंदन के वेम्बली स्टेडियम के बाहर की है। 2 दिन पहले इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच में यूरो कप का सेमीफाइनल मुकाबला था। इस मैच को देखने के लिए 60,000 से ज्यादा लोग मैदान में इकट्ठा हुए और इंग्लैंड की टीम ने मैच जीत लिया। 55 साल के बाद फुटबॉल के किसी बड़े टूर्नामेंट में इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंची। इसके बाद तो फैंस की भीड़ बिल्कुल क्रेजी हो गई। स्टेडियम के बाहर हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। उन्हें ना तो कोरोना की चिंता थी, ना वायरस का कोई डर। पूरी रात लंदन की सड़कों पर जश्न मना। लंदन समेत कई दूसरे शहरों में भी लोगों ने अपनी टीम की जीत का जश्न मनाया। लेकिन जीत के जोश में होश खो बैठे, कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। सड़कों पर, पब्स में हजारों लोग इकट्ठा हुए। सोचिए, अब संडे को यूरो कप का फाइनल है इंग्लैंड और इटली के बीच। अगर इंग्लैंड जीत गया तो लोगों को रोकना मुश्किल होगा, और अगर लोग नहीं रुके तो कोरोना को रोकना मुश्किल होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 7 करोड़ की जनसंख्या वाले ब्रिटेन में अब तक कोरोना के 50 लाख से ज्यादा केस डिटेक्ट हो चुके हैं। 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे ब्रिटेन में लंबे वक्त तक लॉकडाउन रहा। बड़ी मुश्किल से हालात काबू में आए थे। वायरस कमजोर पड़ने लगा था। सरकार ने थोड़ी छूट दे दी और लोगों ने छूट का नाजायज फायदा उठाया। अब हालत यह है कि कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन वाले हालात हो गए हैं। और ये सिर्फ एक मुल्क का हाल नहीं है। मैं आपको स्पेन के बारे में बताता हूं। छोटा सा देश है, 4 करोड़ 70 लाख की पॉपुलेशन है। स्पेन के लोगों ने भी 18 महीने तक कोरोना का खौफ झेला। 4 करोड़ 70 लाख में से 39 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए और 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालात इतने खराब थे, लगातार लॉकडाउन रहा। हालात सुधरे, लेकिन जैसे ही पाबंदियां हटी, लोग बाहर निकले। बाहर के लोग स्पेन पहुंचे और कोरोना में फिर से हमला बोल दिया। अनलॉक के बाद हर जगह लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। मैड्रिड से लेकर बार्सिलोना तक हर तरफ टूरिस्ट और लोकल्स नजर आने लगे और नतीजा ये हुआ कि स्पेन एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में आ गया। 5 जून को स्पेन में कोरोना के एक भी नया केस डिटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब यहां रोजाना करीब 16 से 17,000 नए केसेस आ रहे हैं। 4 दिन पहले 32,000 मामले रिकॉर्ड किए गए। हैरानी की बात यह कि अब भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स हो रहे हैं। हालांकि बड़ी बात है कि स्पेन के 40% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि 20 से 29 एज ग्रुप के लोगों में सिर्फ 10% लोगों ने वैक्सीनेशन किया है और 20 साल से कम उम्र के 1% लोग भी वैक्सीनेट नहीं हुए। इसलिए कोरोना का खतरा बढ़ रहा है।
अमेरिका के हालात सबने देखे हैं। कई बार आज की बात में मैंने आपको अमेरिका के बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें दिखाई थी, जब लाशें दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए थे। हॉस्पिटल्स में लाशों को रखने की जगह नहीं थी, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में लाशों को रखा जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के लोगों ने कोरोना को सीरियसली नहीं लिया था। नतीजा ये हुआ कि 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 10% से ज़्यादा की आबादी कोरोना की चपेट में आ गई थी। 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग वायरस से संक्रमित हुए, 6 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि लॉकडाउन और फिर तेजी से वैक्सीनेशन के बाद अमेरिका में कोरोना के केसेस कम होने लगे थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने फिर से लापरवाही की, स्पोर्ट्स इवेंट में भीड़ जुटने लगी, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होने लगे, तो कोरोना वापस आया। अब हालत यह है कि एक बार फिर अमेरिका में रोज 20,000 से ज्यादा नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद भी लोग खतरे को हल्के में ले रहे हैं। विस्कॉन्सिन हो या फ्लोरिडा, ज्यादातर स्टेट्स में लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, इसलिए अमेरिका में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और चिंता की बात है कि अमेरिका में वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मामले ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं, जो पहले वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तेजी से फैलता है। इस लापरवाही का अंजाम क्या हो सकता है, इसका फाइनल नतीजा क्या होगा, इसके लिए आपको इंडोनेशिया की तस्वीरें देखनी होगी। यहां कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है। एक एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालात ऐसे हैं कि अब इंडोनेशिया के हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन का क्राइसिस शुरू हो गया है। जिस तरह कुछ दिन पहले हमारे देश में हालत थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे थे, एक एक सांस के लिए जद्दोजहद थी, हॉस्पिटल फुल थे, बेड्स खाली नहीं थे। अब इसी तरह की सिचुएशन इंडोनेशिया में है। डेल्टा वेरिएंट ने यहां भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। राजधानी जकार्ता में तो भयानक ऑक्सीजन क्राइसिस है। पिछले हफ्ते हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के कारण कम से कम 60 लोगों की जान चली गई। इंडोनेशिया में हालत यह है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, इसलिए टेंट में लोगों का इलाज हो रहा है। मेकशिफ्ट आईसीयू बेड्स बनाए जा रहे हैं। रोजाना नए केसेस का रिकॉर्ड टूट रहा है। एक एक दिन में 38,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। अब बाली और जावा में लॉकडाउन लगाना पड़ा। 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां लगाना एक बार फिर शुरू कर दिया है। सिडनी में 2 हफ्ते से लॉकडाउन है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसकी वजह कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बताया जा रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि आसपास के नंबर से भी बात न करें, अपने नेबर से बात न करें, पड़ोसियों से बात न करें। हालत नॉर्मल होने तक लोगों के घरों में विजिट करना, एक दूसरे के आना जाना बंद कर दें। इंग्लैंड में हो रहा है, स्पेन में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो देखने को मिल रहा है, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये वो मुल्क हैं जहां हेल्थ सिस्टम मजबूत है, जहां लोग हाइजीन का ख्याल रखते हैं, जहां वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगा दी गई है। इन मुल्कों की आबादी भी ज्यादा नहीं है, इसलिए इन सब देशों में कोरोना का असर काफी कम होने लगा था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी जब भीड़ लगी, जब लोगों ने मास्क उतार दिए, जब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लापरवाही की, तो केसेस बढ़ने लगे। हमारे देश में भी बड़ी मुश्किल से हालात काबू में आए हैं। दिल्ली जैसे शहर में 100 से कम नए केसेस आ रहे हैं। हालांकि टेस्ट रोजाना 70,000 हो रहे हैं। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में तो रोजाना 1-2 ही नए केस आ रहे हैं। अगर पूरे देश की फिगर देखें तो पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 43,393 नए केसेस मिले। फरवरी में यह आंकड़ा 10,000 से कम हो गया था, लेकिन फिर लापरवाही हुई, कोरोना को नजरअंदाज किया गया और अप्रैल आते आते आपको याद होगा हालात बिगड़ गए थे। रोजाना 4.25 लाख केसेस सामने आने लगे थे। अब एक बार फिर फरवरी जैसे हालात हुए हैं, लेकिन जिस तरह की लापरवाही, जिस तरह की परेशानी हम देख रहे हैं,
बेपरवाही देख रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें आज हमने मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन से देखी, जहां सड़कों पर जाम है, होटल्स फुल हैं, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं, अगर इसे नहीं रोका गया तो हालात फिर से बेकाबू होने में वक्त नहीं लगेगा। अगर हमें अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं, वरना कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। वैसे हमारे यहां सिर्फ जनता को नहीं, नेताओं को भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। नेता वोट के चक्कर में कोरोना को भूल जाते हैं। यह मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि लंदन के वेम्बली स्टेडियम जैसी तस्वीरें हमारे यहां बहराइच में दिखाई दी। बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी की पब्लिक मीटिंग थी। चूंकि चुनाव के सिलसिले में ओवैसी का यह पहला यूपी का दौरा था, इससे जलसे को शानदार बनाने के लिए भीड़ इकट्ठी की गई। बड़ी संख्या में लोग आए भी, बिना मास्क लगाए हजारों लोग एक साथ पहुंच गए। मंच पर जो लोग थे उनमें से भी ज्यादातर मास्क नहीं लगाया हुआ था। हाँ, यह जरूर था कि ओवैसी ने लगातार बराबर मास्क लगाया हुआ था। उन्होंने मंच से कई बार अपने सपोर्ट से कहा कि वो भी मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, लेकिन भीड़ में कौन सुनता है। ये इस तरह की अपील की तो जाती है, लेकिन औपचारिकता होती है। अगर ओवैसी को वाकई में चिंता होती, अपने लोगों की फिक्र होती, तो शायद ऐसी भीड़ जुटाते ही नहीं। हालांकि असेंबली इलेक्शन दूर है, लेकिन यूपी में फिलहाल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव जीतने के चक्कर में लोग कोरोना को पूरी तरह भूल चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में हल्ला, हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़ और हिंसा लगातार हो रही है। कल यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए बीडीसी मेंबर वोटिंग करेंगे। कल काउंटिंग होगी और देर रात तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आज नाम वापसी का दिन था। कुल 187 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। 68 के पर्चे रद्द हो गए, रिजेक्ट हो गए। नाम वापसी के बाद 825 सीटों में से 349 सीटों पर बिना वोटिंग के फैसला हो गया। अब बची हुई 476 सीटों पर वोटिंग कल होगी और कल ही नतीजे भी आ जाएंगे। वोटिंग और नतीजे आने से पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर यूपी में जबरदस्त सियासी संग्राम चल रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। कल नॉमिनेशन के दौरान भी हिंसा हुई। योगी आदित्यनाथ ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। पुलिस एक्शन में आई। पुलिस के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नॉमिनेशन के दौरान 24 जिलों के 24 थाना क्षेत्रों में हिंसा, मारपीट और हंगामे की घटनाएं हुई हैं। अब तक इन मामलों में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 16 केसेस दर्ज किए गए हैं। 115 लोगों के खिलाफ नामजद केस किए गए हैं, जबकि 1730 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस रजिस्टर हुए हैं। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बदसलूकी हुई थी। इस मामले में मोहम्मदी के सीओ अभय मल और थाना इंचार्ज समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। कल लखीमपुर खीरी के पसगवा ब्लॉक में नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख, कैंडिडेट और उनकी प्रस्तावक, इन दोनों के साथ शर्मनाक घटना हुई थी। आरोप है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के सपोर्टर्स ने समाजवादी पार्टी की महिला के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। महिला उम्मीदवार से उनका नॉमिनेशन पेपर छीनकर फाड़ दिया गया, लेकिन ये शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में पसगवा थाने में लूट, छेड़छाड़ और बलवा करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने इस मामले में बीजेपी की एमपी रेखा वर्मा के एक रिश्तेदार यश वर्मा और ब्रिजकिशोर, दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। मैं पर्चा भरने गई थी ब्लॉक पश्चिमा में, वहाँ मेरा पर्चा नहीं भरने दिया और रेखा वर्मा के गुंडों ने पर्चा मेरा लेकर फाड़ दिया। वहाँ छेड़छाड़ की, मेरा पर्स लेकर भाग गए और मेरी ब्लाउज, साड़ी सब खींच फाड़ के फेंक दी। और उनके गुंडों ने मुझे बहुत झंझट किया। संसद के रेखा वर्मा मौके पर मौजूद थी। यही सब होता रहा, बहुत झगड़ा किया। पुलिस वाले भी थे वहाँ, कुछ भी किसी ने नहीं किया। रेखा वर्मा के गुंडे थे वहाँ और ब्रिज सिंह यश वर्मा ने मेरा पर्स छीना और मेरे कपड़े फाड़े वहाँ।
शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक है। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, SHO पसगवा आदर्श कुमार सिंह एवं एक इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया है। हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन लखीमपुर खीरी के मामले में राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के जिस उम्मीदवार और उसकी प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की गई थी, आज उन दोनों ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की और इसके बाद अखिलेश ने योगी को निशाने पर लिया। कहा योगी ने यूपी में गुंडागर्दी की पूरी छूट दे रखी है। वो बहन हमें मिलके गई हैं, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी। उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है, इतना अपमानित कभी नहीं हुआ। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ वो व्यवहार। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली, और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी सहायता खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। बहराइच में तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के चक्कर में खून खराबा हुआ, मर्डर हो गया। बहराइच के शिवपुर ब्लॉक के दीनपुर का गांव में कल रात महिला बीडीसी मेंबर को किडनैप करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर हमलावरों ने बीडीसी मेंबर के परिवार वालों पर हमला किया। एक शख्स की मौत हो गई। अब पुलिस मामले की इंक्वायरी कर रही है। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें बीजेपी उम्मीदवार का पति भी शामिल है। रात करीब 2 बजे बहराइच जिले के थाना खैरी घाट क्षेत्र के अंतर्गत गांव दीनापुरवा में बीडीसी सदस्य यदुराई देवी के घर पर ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार के पति सुधीर यज्ञसैनी ने अपने साथियों के साथ आकर वहां माया राम के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। पूरी मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है और घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। नामित अपराधी जिसमें जितने भी लोग नामजद हैं, उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। बाकियों के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं। इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है, इस पूरे घटनाक्रम को, और इसमें NSA की भी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हैरानी की बात यह कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए बड़ी संख्या में बीडीसी मेंबर्स को किडनैप करके दूसरे शहरों में ले जाया जा रहा है। संत कबीरनगर के बेलहर ब्लॉक के 38 बीडीसी मेंबर्स के लापता होने की खबर है और इस पर सियासत भी खूब हुई। जैसे ये खबर आई कि बीडीसी मेंबर गायब हो गए हैं तो राजनीतिक पार्टियों के लोग एक्टिव हो गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि संत कबीरनगर के बीडीसी मेंबर्स को लखनऊ के रॉयल प्लाजा होटल में रखा गया है। विधायक राकेश सिंह बघेल और उनके गुंडे लखनऊ के रॉयल प्लाजा होटल फैजाबाद रोड पे सुषमा हॉस्पिटल के बगल में 38 बीडीसी मेंबरों को कैद करके रखे हुए हैं। जो जहां मौके पर मौजूद हूं, मेरे साथ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और हम लोग जब यहां पहुंचे तो राकेश बघेल के गुंडे लाठी डंडा हॉकी लेकर होटल के बाहर खड़े हो गए। हम लोग वीडियो उसकी बनाए हुए हैं। अंदर मेंबर सब विरोध कर रहे हैं। अंदर राकेश बघेल के भाई मौजूद हैं और मेंबर वहां से लगातार मुझे नंबरों से फोन कर रहे हैं। संत कबीरनगर के समाजवादी पार्टी के नेता जयराम पांडे ने सीधे सीधे बीजेपी नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को पर्चा नहीं भरने दिया। समाजवादी पार्टी से पर्चा दाखिल करने जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे जो एक जात विशेष के लोग हैं, वो खड़ा होकर के वहां जात विशेष का दरोगा है रणविजय सिंह, और वो पर्चा दाखिल करने से मना किया। और जैसे ही दरोगा पर्चा दाखिल करने के लिए कलम राकेश्वर राय को मना किया दाखिल करने के लिए, तैसे ही वो सब हमलावर हो गए और हमारे लोगों को मारे पीटे और पर्चा नहीं दाखिल करने दिए। इस तरह के आरोप लगने के बाद पुलिस लखनऊ के रॉयल प्लाजा होटल पहुंची, लेकिन
रॉयल प्लाजा होटल में कोई नहीं मिला। इसके थोड़ी देर बाद बीडीसी मेंबर्स ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया था कि बीडीसी मेंबर्स को किडनैप करके लखनऊ के होटल में लाकर रखा गया है। हम लोग बीडीसी हैं, 35 लोग 30-35 लोग हम लोग हैं। हम लोग के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हम लोग खेत में थे, हम लोग खेत से किडनैप कर लिया गया। हम लोग को लाके लखनऊ होटल प्लाजा रॉयल में रखा गया है। हम लोग को हमारे साथ बहुत बुरी व्यवहार हो रही है। सब लोग हमको न खाने दे रहे हैं, न पीने दे रहे हैं। हमारे लोग के साथ बहुत गलत हो रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार हमला कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ने हिंसा को लेकर योगी सरकार पर तीखे अटैक किए। मायावती ने ट्विटर के जरिए एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। मायावती ने पहले ट्वीट में बीजेपी पर वार किया, लिखा यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्ता और धन बल का घोर दुरुपयोग और हिंसा की है। इसीलिए बीएसपी ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ 11 जुलाई को पूरे राज्य में प्रोटेस्ट होगा। सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया और इसके साथ साथ यूपी के अफसरों को भी धमकाया। अखिलेश यादव ने कहा कि अफसरों की लिस्ट बना रहे हैं, जब सरकार बदलेगी तो इन अफसरों से हिसाब बराबर किया जाएगा। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। कई जगह से ब्लॉक प्रमुखों से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर बैठाया हुआ था। जब अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भरने गए, उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्होंने मारपीट की। ये पूरा का पूरा जो कुछ हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ है। मुख्यमंत्री जी खुद गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। जब आपके वोट के अधिकारी को ही छीन लिया जाएगा। अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का डीएम एसपी खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी हिंसा के लिए योगी सरकार पर तीखा हमला किया। जब पहले अटल जी जिंदा थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब भारतीय जनता पार्टी थी। अब भारतीय जनता पार्टी गुजरातियों के कब्जे में हो गई है और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब उसमें शामिल हो गए हैं, जिसका रिजल्ट आपने पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, अभी कल आपने प्रमुखी के चुनाव में देखा। पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। योगी जी, इनको अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। कहते थे कि माफिया गुंडा प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, ये कहां से उतरा गए? जब चुनाव आ रहा है तो ये इनके माफिया गुंडा पर्चे फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं। इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कोई गरीब कमजोर आदमी किसी से झगड़ा कर ले तो इनकी पुलिस सक्रिय हो जाएगी, लेकिन आज ये खुद सरकार ये गुंडाई करा रही है। ये हम कह रहे हैं, ये सरकार नहीं चाहती है कि लोकतंत्र कायम रहे। चुनाव छोटे हों या बड़े हों, ग्राम प्रधान के हों या विधानसभा के या लोकसभा के, हिंसा तो किसी चुनाव में नहीं होनी चाहिए। और यूपी में ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन में हिंसा तो हो रही है, साफ दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह है कि एक्शन भी हुआ है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप है तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन सिर्फ मुकदमे दर्ज होने से काम तो नहीं चलेगा। ऐसे लोगों में डर पैदा होना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह भी सही है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी
उस वक्त भी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में यही हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि जब जिसकी सरकार होती है यूपी में उसके कार्यकर्ता फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सिलसिला बंद होना चाहिए। वैसे योगी आदित्यनाथ 2 दिन बाद एक ऐसा फैसला करने वाले हैं जिससे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर उतर आएंगे। योगी के इस फैसले के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यूपी में बहुत जल्द नई जनसंख्या नीति लागू की जाएगी। कल योगी आदित्यनाथ ने इस पॉपुलेशन पॉलिसी को फाइनल टचेस दिए थे और आज यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। 19 जुलाई के बाद इस ड्राफ्ट को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। अब मैं आपको अंदाजा देता हूं कि इस नई पॉलिसी में जो जनसंख्या की नीति है इसमें क्या क्या है। यूपी की नई पॉपुलेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में ऐसे उपाय किए गए हैं जैसे 2 लोगों के छोटे परिवार को प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार का फोकस 2 चाइल्ड पॉलिसी पर रहेगा। जिस परिवार में 2 बच्चे होंगे उसे सरकार विशेष सुविधाएं देगी। सरकारी सब्सिडी सिर्फ उसी परिवार को मिलेगी जिनके 2 बच्चे होंगे। मुफ्त राशन भी सिर्फ परिवार के 4 मेंबर्स को मिलेगा। मुफ्त शिक्षा सिर्फ 2 बच्चों को मिलेगी। 2 बच्चे वाले परिवार को ही सरकारी स्कॉलरशिप दी जाएगी। यूपी राज्य विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल ने बताया कि ऐसे बीपीएल परिवार जो एक बच्चे के बाद दस्तबंदी कराएंगे उन्हें एक मुश्त 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऐसे माता पिता के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और मेडिकल का खर्चा भी राज्य सरकार देगी। ड्राफ्ट में प्रस्ताव किया गया कि एमबीबीएस या बीटेक जैसी पढ़ाई में भी ऐसे परिवार के बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगा। पहले की सरकारों ने इस विषय पर कानून बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई, जबकि अगर कानून बन गया होता तो आज जो हमारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लग सकता। हमने जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है वो किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारा कानून सीधा सीधा ये होगा कि जो व्यक्ति जनसंख्या नीति को अपनाएगा उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर वो सरकारी सेवक है तो उसे 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, उसको विकास प्राधिकरण द्वारा जो आवंटित किए जाते हैं फ्लैट मकान उसमें उसको वरीयता मिलेगी, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो 2 बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर वो विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें, ऐसा कोई रोक नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर रोक होगी कि उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक हम प्रस्तावित कर रहे हैं, तो उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक ही सीमित कर दिया जाए। ये अच्छी बात है कि जनसंख्या नीति में किसी के साथ जोर जबरदस्ती का, किसी को बाध्य करने का कोई प्रोविजन नहीं है। इस नीति के तहत छोटे परिवारों को इंसेंटिव दिया जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह पॉलिसी को लागू किया गया तो इसका असर होगा। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा बनारस से आई एक अच्छी खबर। यूपी में योगी आदित्यनाथ पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज बनारस में इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत हुई। गंगा में अब डीजल बोट चलती थी, एयर पॉल्यूशन होता था, वाटर पॉल्यूशन होता था, लेकिन आज से गंगा में सीएनजी से चलने वाली बोट चलेगी। वाराणसी में गंगा में चलने वाली 100 डीजल बोट्स को सीएनजी बोट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या करना है, फुल करना। वाराणसी में 400 से ज्यादा बोट्स गंगा में चलती हैं। दिवाली से पहले बाकी सभी बोट्स को भी सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब वक्त हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा चुकी है और तालिबान का दावा है कि वो अफगानिस्तान के
85% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इसको लेकर पाकिस्तान में क्या हालचाल है? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।